हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस किए हैं कि क्लास 12 में कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से हम लोगों को यूनिट्स और चैप्टर्स डिस्कस करना है। और उसके बाद अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। इफ चार्जेस इज एट रेस्ट, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि जब चार्ज रेस्ट होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वो किस ब्रांच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले ब्रांच में करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है उसमें हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए उससे पहले हम उसके आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपका पहला यूनिट है, जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करना है। तो इस पूरे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। और जब आपको पता है कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको अपन बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो इसमें हम लोग केवल और केवल चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे तभी इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो जो आपका पहला यूनिट है बेटा क्लास 12 में, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाएंगे यूनिट फर्स्ट है जो आपका, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपका पहला चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को आज थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्लास 12 में अभी इस साल आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबके लिए ये बेनिफिशियरी क्लास है, यूज़फुल क्लास है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इस अपने यूट्यूब चैनल पे इस पूरे क्लास 12 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली बेटा क्या होता है। ठीक है ना, तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो ये है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चार्ज जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूनिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे और आपको बिल्कुल रत्ती भर भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए जीरो से लेकर और हीरो लेवल तक हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो इसको आप समझेंगे कि जैसे भाई दो बॉडी है, या फिर चार्ज की रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग बॉडी की रिस्पेक्ट में बात करेंगे क्योंकि चार्जेस अभी पढ़ने वाले हैं। तो बॉडी, कोई भी बॉडी है उसकी दो ही कंडीशंस हो सकते हैं बेटा, या तो बॉडी रेस्ट पे हो सकती है, अदरवाइज मोशन में हो सकती है। तो मान लेते हैं सपोज दिस इज पॉइंट ए, इनिशियली द बॉडी इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए। तो अगर किसी भी बॉडी के पोजीशन में टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं आता है तो अपन बोलते हैं इसको क्या, द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, हालांकि जो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट है क्लास 11 में, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं उसको बता पाते हैं कि कौन सी बॉडी आपका रेस्ट पे है और कौन सी बॉडी मोशन में है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से सभी बॉडीज जो होती हैं वो इन द स्टेट ऑफ मोशन में होती हैं। आपको कंपैरिजन करना है, आपको किसके रेस्पेक्ट में बताना है कि कौन सी बॉडी मोशन में है अथवा रेस्ट पे है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूं, जैसे आप कोई प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, सपोज दैट दिस इज प्लेटफॉर्म, और इस पर कोई भी एक बंदा है जो खड़ा हुआ है, और इधर से एक ट्रेन आ रही है बेटा, ये है आपका ट्रेन इस पे आ रही है। तो ट्रेन में के अंदर एक भाई साहब बैठे हुए हैं। तो ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन है वो क्या है, मोशन में। ठीक
ठीक है। लेकिन इस वाले जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो ये वाला बंदा है जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या है, रेस्ट पे है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका वो करता है कौन सी बॉडी रेस्ट पे है और कौन सी बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेस्ट और मोशन के रिस्पेक्ट में, तो आप कंपैरिजन के रिस्पेक्ट में ही बात कर पाएंगे कि कौन सी बॉडी रेस्ट पे और कौन सी बॉडी मोशन में है। तो खैर वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं चार्जेस के रिस्पेक्ट में कि चार्जेस मोशन में होगा अथवा रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जब चार्जेस क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे branches of the branches of electromagnetism in which we deals about the properties of charges, properties of charges which are at rest, ठीक है। तो जब भी चार्ज बेटा रेस्ट पे होगा तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो करेंगे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई। जैसे जब मोशन में होगा तो फिर चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपका पहला चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। ये आपका जो चैप्टर का नाम है बेटा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास है, आज से अपन इम्पॉर्टेंट क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और प्रीवियस क्लास जो भी हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया है उसको देखना आपको मस्ट है, क्योंकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल डिटेल तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमने सिलेबस को डिस्कस कर रखा है। तो प्लीज़ आप अभी तक अगर उस क्लास को, उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को जाकर पहले अटेंड करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट हमने बना रखा है क्लास 12 के लिए, और बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस वो कंटिन्यू चल रही है, उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब बेटा इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है बेसिकली सबसे पहली जो शुरुआत होगी वो इलेक्ट्रिक चार्ज से होगी। तो आप हेडिंग बना लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश। तो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आपको थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले, तो मान लीजिए कोई ये बॉडी है, ठीक है, दिस इज सपोज बॉडी। आपको पता है कि जो यूनिवर्स है हमारा, जिसमें हम लोग नेचर की बात करते हैं, वो नेचर बेसिकली जो स्टडी ऑफ नेचर होता है वही फिजिक्स होता है। और नेचर जो होता है, इस नेचर में सभी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब सभी मैटर्स जो होते हैं या सब्सटेंस बेटा होते हैं, वो क्या होते हैं, एटम्स से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना। एटम्स से मिलकर बने होते हैं जो क्या सब्सटेंस होते हैं, और उसी सब्सटेंस या मैटर से हमारा जो यूनिवर्स है या फिर नेचर है वो बना हुआ है। तो इस बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं वो मैटर के रूप की ही स्टडी करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंडीशंस में। मान लेंगे ये कोई बॉडी है बेटा, और सभी बॉडी आपको पता है कि एटम्स से मिलकर बनी हुई है। और एटम्स क्या होता है बेसिकली, तो एटम्स होता है, सभी एटम्स जो होते हैं उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन। दिस इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हियर दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स जिससे मिलकर किसी भी एटम्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो 2 पार्टिकल्स होते हैं बेटा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, विच आर लाई इनसाइड द
मिड पॉइंट ऑफ द एटम्स एंड नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहता है। बेटा जो सभी एटम्स होते हैं नेचुरली वो न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलमोस्ट। इसलिए कोई भी बॉडी होती है वो इनिशियली या फिर नेचुरल रूप से वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, यानी कोई भी उस पर चार्ज नहीं होता है। तो बेटा जब न्यूट्रल स्टेट में होगी तो हम फिर वहाँ पे चार्ज की कोई भी बात नहीं करेंगे। तो चार्ज का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, अगर आपसे पूछे कि बताओ बेटा किसी भी बॉडी से आप इन तीनों पार्टिकल्स में से किसको आप निकाल सकते हो, ये तो टाइटली बाउंडेड होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियस के अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जब अभी हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं आगे, तो इनके बीच में चार्जेस बेटा दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो खैर आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जिसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। एनर्जी की अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये बंधे होते हैं। जैसे इसको आप थोड़ा बहुत एनर्जी देंगे, थोड़ा बहुत इन द सेंस कितना आप अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, तो जितना इनके बीच में बाइंडिंग एनर्जी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपने इस ऑर्बिट को स्किप कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम से बाहर निकला, इनिशियली या नेचुरल रूप से एवरी एटम इज इन न्यूट्रल स्टेट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बेटा बाहर निकलेगा, या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इस बॉडी में बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, यही दो कंडीशन हो सकती है। या तो आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालो, या फिर द सेकंड कंडीशन इज कि किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर से ऐड करो। यही दो कंडीशन हो सकती है। तो बेटा चार्जेस की जो ओरिजिनेटिंग हुई वो कहाँ से हुई, किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के नंबर में अनबैलेंसिंग हुई, वहीं पे चार्ज क्या हो गया, प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज जो होती है किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुण होता है, जिससे वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी को आइदर अट्रैक्ट करती है अदरवाइज रिपेल करती है। ठीक है, चार्जेस का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया। जैसे आप कोई बॉडी है, आप ही मान लीजिए आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक वो इंसान होता है जिसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो बिल्कुल वो न्यूट्रल रहता है, किसी से उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। और एक इंसान वो होता है जिसको किसी चीज़ की नीड होती है, तो वो किसी ऐसे इंसान के पास जाता है जिसको जिस चीज़ की उसको नीड है उसकी आपूर्ति हो सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो झुकाव हो रहा है, ठीक है, एक आदमी को नीड है और एक आदमी के पास पर्याप्त है, तो ये इसके पास जा रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि जिससे वो बॉडी किसी दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगी अदरवाइज रिपेल करेगी। समझ में आया? तो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। तो चार्ज बेसिकली किसी बॉडी की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर बेसिकली बेटा जो चार्ज, अगर कोई भी बॉडी न्यूट्रल स्टेट में भी होता है तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स की हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो खैर माइनर लेवल पे होता है। बट यहाँ पे आपको जो समझने वाली बात है कि चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी बॉडी, जैसे ये मार्कर अगर हम पकड़े हुए हैं तो यहाँ पे भी ये मार्कर जो है मार्कर न्यूट्रल स्टेट में है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। हमारा जो हाथ फिंगर है, फिंगर में भी कोई भी चार्ज नहीं है, भी न्यूट्रल में है, फिर भी इस मार्कर को हम होल्ड कर पा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे बेटा रीज़न ये है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके और इसके बीच में, हैंड के बीच में, तभी ये पॉसिबल है कि हम इस मार्कर को अपने हाथ में होल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो सभी कंटेक्ट पे, जितने भी कंटेक्ट है, अगर किसी बॉडी का कंटेक्ट है हमारे और अर्थ के बीच में या फिर सरफेस के बीच में अगर हम खड़े हैं, तो हम यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अनुभव कर रहे हैं। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही रीज़न है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इस सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे चल पा रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है, जस्ट लाइक हम लोग फ्रिक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो वो चीज़ें होती है। तो हर जगह बेटा
लाइट है, लाइट में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी, तो लगभग हर एक चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका एनर्जी होती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है हर एक सब्सटेंस और हर एक बॉडी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो बेसिकली जो चार्ज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा, वो चार्ज का जो ओरिजिनेटिंग हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है, ड्यू टू द अनबैलेंसिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। किसी बॉडी में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अनबैलेंसिंग है, कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो फिर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और चार्ज प्रोड्यूस होगा बेटा, तो चार्ज बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिससे किसी बॉडी कोई दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है, अदरवाइज रिपेल करती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे थोड़ा सा बात करेंगे। तो चार्ज के अंदर आप लिख सकते हैं बेटा कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी, हालांकि एटम्स और मैटर के अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे, या फिर इसी में आपका जो है जो एटॉमिक और न्यूक्लियस है उसमें डिटेल में हम लोग इसको करने वाले हैं, तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज is the electric charge is the properties of any body by virtue of which प्रॉपर्टी की जगह पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लिख लेंगे, इट can attract or repel to another body, ठीक है। इसको बेटा बेसिकली हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं आपको कैपिटल क्यू देखने को मिल जाएगा, कहीं स्मॉल क्यू, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल क्यू। हम लोग स्मॉल क्यू लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको बेटा हम लोग, ये चार्ज का नोटेशन है स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू चार्ज का क्या होता है, नोटेशन होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, अगर किसी बॉडी है तो उसमें मास होगा, और अगर मास होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। विदाउट मास चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट, बट विदाउट चार्ज मास कैन एग्जिस्ट। बिना चार्ज के बॉडी का मास एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर किसी बॉडी के अंदर मास नहीं होगा तो उसके अंदर हम चार्ज की बात नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूं, तो जो लाइट होती है बेटा, लाइट में फोटॉन्स होते हैं। लाइट जो होती है वो पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स के रूप में चलती है, और जिसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। तो फोटॉन का बेटा जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज व्हाट, 0, जिसके कारण बेटा फोटॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। समझ में आया ना, फोटॉन पे कोई भी चार्जलेस पार्टिकल है फोटॉन, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या लाइट के पास मास होता है, तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो लाइट हैज नो मास, बिकॉज लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स एंड द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू 0। और रेस्ट मास ऑफ फोटॉन होगा और फोटॉन से मिलकर ये लाइट बना हो। पार्टिकल्स जो उसमें होते हैं फोटॉन्स, उसकी जो एनर्जी होती है बेटा E बराबर h/ν होती है। रिलेटिविस्टिक फार्मूला से, जो आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक फार्मूला है बेटा, आप ये भी बोल सकते हैं कि विदाउट मास एनर्जी कैन नेवर एग्जिस्ट, बट रिलेटिविस्टिक केस में बेटा मास अगर अलग चीज़ है और एनर्जी क्या है, अलग चीज़ है। लेकिन मैक्रो लेवल पे लोग यहाँ पे आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में या फिर क्लासिकल थ्योरी में ये चीज़ें कही गई है कि मास एंड एनर्जी बोथ आर क्या, एसोसिएटिव, मतलब बिना मास का एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। बट रिलेटिविस्टिक इस बात का वैल्यूएशन करती है और बोलता है कि आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो होता है कि मास अनदर थिंग एंड एनर्जी अनदर थिंग, विदाउट मास एनर्जी कैन एग्जिस्ट। तो इसीलिए एनर्जी ऑफ रेस्ट मास ऑफ फोटॉन 0 होता है, और जब मास 0 होता है बेटा तो हम लोग चार्ज की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो फोटॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स फोटॉन
चार्जलेस पार्टिकल है। समझ में आया? तो लाइट के पास कोई भी मास नहीं होता है। अब बेटा इसका जो अगर मैं बात करूं थोड़ा सा चार्जेस के बारे में, और थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो बेटा चार्ज जो होता है उसकी जो यूनिट्स होती है बेटा एम्पियर सिस्टम में, वो होती है कूलम। तो इन एम्पियर सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? इन एम्पियर सिस्टम बेटा जो यूनिट होती है चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है बेटा कूलम। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझने वाली, क्योंकि हर एक चीज़ ये नहीं केवल टॉपिक जो है उसी के बारे में बात करेंगे जो आपका सिलेबस से बस वैसे लिखवा दिया, चार्ज की डिफिनेशन लिखवा दिया और इसको थोड़ा बहुत इसके अंदर बता दिया। चार्जेस हम लोग कम से कम 5 क्लास में कवर करेंगे डिटेल में, बिल्कुल इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बेटा जो चार्ज होता है, और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है। तो बहुत सारी बुक्स में ये एक्सेप्शन के रूप में लिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है बेटा वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। बट मेरा मानना यह है कि इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट दिस इज फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेयर इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मेशन में यहाँ पे 2 क्वांटिटीज यूज की गई हैं, चार्ज और टाइम। यहाँ पे टाइम क्या है बेटा? टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो चार्ज को बेटा हम लोग, क्योंकि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हमारा मानना ये है कि हम चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी लेकर चलते हैं। ठीक है ना? बहुत सारी किताब में आपको जो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी लिखा रहता है बुक्स वगैरह में। ठीक है, तो इस बात से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसको डिराइव्ड क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है ना? होती है बेसिकली, मानने के लिए तो बहुत सारे लोगों का बहुत अपना अलग अलग एजम्पशन है, तो उस चीज़ पे आप नहीं जाएंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट डिराइव्ड क्वांटिटी यहाँ से, क्योंकि चार्ज और टाइम 2 क्वांटिटी से मिलकर, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है कि किसी दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड होती है। बेटा यहाँ पे जो करंट है वो चार्ज के अमाउंट और टाइम पे डिपेंड कर रही है। पर यूनिट टाइम में जितना चार्जेस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इन एम्पियर सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। आपको जैसा कि पता है 11th में पढ़ा होगा आपने कि वी हैव फॉलोइंग 4 इंटरनेशनल सिस्टम, 4 सिस्टम टू मेजर द यूनिट्स ऑफ एनी क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज एम्पियर सिस्टम, CGS and FPS. Second one is CGS system and the third one is FPS system and fourth one is SI system जिसको बोला जाता है, and SI system is the modified form of what? Ampere system. ठीक है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई होप आपने क्लास 11 में अच्छे तरीके से पढ़ा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो क्लास 11th की जो क्लासेस है उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हालांकि माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, थोड़ा सा भी लेट हो गया है, तो कल से या फिर परसों से इसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होगी। तो इन एम्पियर सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है ना बेटा? इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं, कूलम का ये सिंबल होता है। ठीक है, अब बेटा सीजीएस सिस्टम में बेटा जो चार्ज की यूनिट होती है वो होता है स्टेट कूलम। जिसको बेटा हम लोग फ्रैंकलिन बोलते हैं। फ्रैंकलिन इसको FR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा जो फ्रैंकलिन होता है दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कोई कि बताओ चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बताओगे क्या? स्टेट कूलम या फिर इसको बोलते हैं फ्रैंकलिन। और सबसे लार्जेस्ट यूनिट, भाई स्मॉलेस्ट की अगर बात हुई तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लार्जेस्ट की भी बात होनी चाहिए। तो बेटा जो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है वो फैराड होती है। ठीक है, फैराडे। ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान रखेंगे, फैराडे। और एक चीज होता है ESU एंड EMU, इसको हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कि ESU जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एंड EMU
इज नथिंग बट दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और इन दोनों का जो ईएमई और ईएसयू का बेटा जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इन सीजीएस सिस्टम के बराबर होता है, 3×10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो उसको हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या बताया, चार्ज बताया। चार्ज क्या होता है, चार्ज का सिंबल या नोटेशन बताया हमने कि स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। हमने उसके बाद यूनिट्स बताया कि चार्ज की यूनिट्स क्या होगी। तो बेटा जो चार्ज की यूनिट होगी एमकेएफ सिस्टम में कूलाम होगी, सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, स्टैट कूलाम होगी, और इसको स्टैट कूलाम को ये अपन बोलते हैं फ्रैंकलिन, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट होगी चार्ज की, सबसे बड़ी यूनिट जो होगी बेटा वो फैरेड होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आगे मैं नोट में लिखवाऊंगा, अभी इसको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो अभी तक इतना हमने देखा। अब यहीं पे हम लोग डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं कि चार्ज की बेटा डायमेंशन क्या होगा। तो लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डायमेंशन, जो बेटा डायमेंशन होगा वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। आप जानते हैं Q बराबर I/T होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो Q/T होगा। तो यहाँ पे बेटा Q की वैल्यू निकालोगे आप तो I/T होगा। डायमेंशनल फार्मूला आई होप आपने क्लास 11 में अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, तो आपको फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। आई का जो बेटा होता है वो एम्पियर कैपिटल ए होता है डायमेंशनल फार्मूला, और स्मॉल टी का जो कैपिटल टी होता है। इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो A/T। तो बेटा जो AT होगा वो चार्ज की का डायमेंशनल फार्मूला होता है A/T के बराबर होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल एक एक चीज़ें नोट डाउन करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे प्रॉपर तरीके से। इतना बेहतरीन नोट्स बनाऊंगा कि आपको फिर आगे कभी फिजिक्स पढ़ने में कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। और इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर इस नोट्स हमारे नोट्स से आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो फिर आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो नीट का सिलेबस है बेटा वो 11th और 12th का ही सिलेबस है। और बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा नीट वगैरह के, तो आप देखिएगा कितना ईजी लगेगा, ठीक है। तो आज की बेटा क्लास यहीं तक अपन रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में बेटा हम लोग बात करेंगे इसके आगे थोड़ा सा डायमेंशनल फार्मूला आपने निकाल ही लिया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की, कितने तरह के चार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा कि चार्जेस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और उसको आप कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल क्लास है। और फिर अगर आप इस क्लास को मिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आगे। आप पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ये क्लासेस है और बिल्कुल तब तक चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और फुल्ली कंप्लीट सिलेबस इस पर मैं कंप्लीट करके आपको देने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक है। और भी क्लासेस बैक टू बैक चलेगी इस चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।